हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यहाँ पर हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसके 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जो 6 लेक्चर हमारा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। यानी कि पहले लेक्चर से लगा करके लास्ट 6 लेक्चर जो हमारे कंप्लीट हुए हैं, पहले से छठे लेक्चर तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 7 से लेकर के जो भी आगे लेक्चर हमारे फर्दर आएंगे, इनमें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन होगा फूड का, उसमें दो मेन रोल या दो कंपोनेंट मेन रोल अदा करते हैं। जैसे कि आपका एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आपका माउथ से शुरू होकर के एनस तक खत्म होता है। दूसरा आपका जो यहां पर होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो हमारे डाइजेशन में या फूड के डाइजेशन में सहायता करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहली उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथि। अब आपको पता है कि लार ग्रंथ के नाम से साबित हो रहा है कि हमारे माउथ में पाई जाने वाली सैलिवरी ग्लैंड होगी, राइट? माउथ में पाई जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। अब देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, और सैलिवरी ग्लैंड्स हमको पढ़ना है आज की इस पहले लेक्चर में। और कौन कौन सी ग्लैंड्स यहाँ पर आती है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर अपन लोग बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक तो लार ग्रंथि आती है, दूसरा यकृत आता है, तीसरा अग्नाशय आता है। लार ग्रंथ की बात करें अगर अपन लोग, तो इसको इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। लीवर, यकृत को लीवर कहते हैं, और अग्नाशय को पेनक्रियास कहते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स, तो 3 ग्लैंड्स ये पाई जा रही हैं, ये तीनों ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। ठीक है? अब डाइजेशन में कैसे रोल अदा हो रहा है, कैसे हो रहा है डाइजेशन, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो पड़ेगी लार ग्रंथियां या लार ग्रंथि। इसमें कुछ खास बातें हैं बच्चों जो आपको पता ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यह ग्लैंड मुख्यतः सलाइवा यानी लार का सेक्रेशन करती हैं। यानी कि जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो भी सैलिवरी ग्लैंड का मतलब है, या जो हमारे माउथ के अंदर 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड पाई जा रही है, सभी ग्लैंड्स एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं, या हम ये कह सकते हैं एक लिक्विड का फॉर्मेशन करती है, जो हमारे माउथ में 24 आवर्स बनता रहता है, जिसको हम लोग सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये बात याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व यानी परानुकंपी तंत्रिकाएं। ये जो यहाँ पर नर्व का नाम आया है, ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे आपका नीट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्व यानी कि परानुकंपी तंत्रिकाएं सलाइवा के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करती हैं। क्या करती हैं? सलाइवा यानी कि जो लार है इसका सेक्रेशन हो, इसके लिए ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगी। तो हमारी नर्व ही क्या करती है? पूरी बॉडी का संचालन करती है। जैसे मान लो आप कहीं पर गए हो मार्केट में, या मार्केट छोड़ो, आप किसी शादी बारात में गए हैं, तो वहां पर क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे भोजन बने होते हैं, और उसकी खुशबू जब आपके पास पहुंचती है तो आपको बड़ा मन करता है, एकदम भूख लगने लगती है, और भूख के साथ साथ आपके माउथ में सलाइवा भी बनना शुरू हो जाता है। कहते हैं यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है ना? तो ये जो खुशबू आई, इस खुशबू को ये स्टिमुलस का काम कर रहा है। ये जो खुशबू है, भोजन की खुशबू, स्टिमुलस का काम करती है। ये हमारे ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, यहाँ पर नर्व्स पाई जाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं? हमारे ब्रेन को आदेश करती हैं कि भाई साहब भूख बढ़ाओ। तब हमारा ब्रेन भूख की तरफ ध्यान देता है, और हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट सी होने लगती है, और एकदम दर्द सा होने लगता है भूख वाला, कि भाई भूख लग रही, खाना चाहिए। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेंगे? ये तो भूख को बढ़ाती है। दूसरी बात क्या है? ये स्टिमुलेट करेंगे हमारे सलाइवा रीजन को। ठीक है? स्टिमुलेट करेंगे किसको? सैलिवरी ग्लैंड्स को। और ये सैलिवरी ग्लैंड्स को जब स्टिमुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा? सलाइवा निकलेगा। तो मुंह में लार आ जाती है। ठीक है? वहीं पर देखिए, एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो सिंपैथेटिक नर्व होती है,
सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं ये सलाइवा के सेक्रेशन को सप्रेशन करती हैं। दैट मीन्स अनुकंपी तंत्रिकाएं जो होती हैं ये सलाइवा को सेक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं बल्कि सप्रेशन कहने का मतलब होता है रोकती है, बंद करती। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर समय आपके माउथ में सलाइवा बनता रहता है या आपका पेट भरा हुआ है, आपको भोजन खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर भी अगर आप खुशबू सूंघते हैं या खुशबू आ जाती है तो क्या फिर भी आपके मन करता है खाना खाने का? पेट जब भरा हो तो खाना खाने का मन नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जिनका कितना भी पेट भरा हो लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं यार। एक हमारे भैया है वो भी खाते हैं। खैर आगे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन में सेलिवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन के फॉर्म में पाई जाती है। याद रखिएगा जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है किस फॉर्म में होती है? एक्सोक्राइन के फॉर्म में पाई जाती है, अर्थात इनमें डक्ट पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। एंडोक्राइन अगर हो तो उसको डक्टलेस यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो उसमें डक्ट नहीं पाया जाता, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाया जाता है। तो एक्सोक्राइन के फॉर्म में पाई जाती है अर्थात इनमें डक्ट पाई जाती है। ऑल मैमल्स में यानी जितने भी मैमल्स हैं पूरे अर्थ पर, ठीक है, मेमलिया क्लास की बात हो रही है, ऑल मेमलियन क्लास में सेलिवरी ग्लैंड्स मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 4। यानी कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी मैमल्स हैं, मेमरी ग्लैंड जिनमें पाई जाती है, इनमें 4 प्रकार की क्या है? सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सेलिवरी ग्लैंड्स केवल 3 प्रकार की पाई जाती है। याद रखिएगा पूरे एनिमल किंगडम में अगर अपन लोग बात करें किसकी? मैमल्स की। किसकी बात करें बेटा? मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में 4 टाइप ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 4 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बट ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ये 3 टाइप्स की पाई जाती हैं जो कि एक जोड़े के रूप में होती है। 3 टाइप के रूप में पाई जा रही है और किस रूप में है? एक जोड़े के रूप में है। किस रूप में बेटा? एक जोड़े के रूप में। तो पहली है पैरोटिड ग्लैंड्स, ये भी 1 पेयर होती है, ठीक है। दूसरा है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये भी कैसी होती है? एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी ना, यानी कि 2 ये हो जाएंगी, 2 ये हो जाएंगी और 2 आपकी हो जाएंगी सब लिंगुअल ग्लैंड्स, यानी 1 पेयर ये भी है। तो यहाँ पर 3 जोड़ी क्या पाई जा रही है? सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जा रही है। एक तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये तीनों प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ है ह्यूमन में इंफ्रा ऑर्बिटल सेलिवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्लैंड एब्सेंट होती है? तो ह्यूमन में इंफ्रा ऑर्बिटल सेलिवरी ग्लैंड यानी आंख के नीचे, इंफ्रा मतलब नीचे, ऑर्बिटल मतलब आई जो हमारी पाई जाती है एक ऑर्बिट में पाई जाती है। तो ऑर्बिटल सेलिवरी ग्लैंड दैट मींस आई के नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है अन्य मैमल्स में, राइट। अन्य मैमल्स में उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल। और ये इंफ्रा ऑर्बिटल सेलिवरी ग्लैंड्स हम लोगों में क्या होती है बच्चा? एब्सेंट होती है। हम लोगों में क्या होती है? एब्सेंट होती है, इस बात को याद रखना। तो कौन सी ग्लैंड एब्सेंट होती है? तो इंफ्रा ऑर्बिटल सेलिवरी ग्लैंड। इंफ्रा ऑर्बिटल सेलिवरी ग्लैंड जो है वो हम लोगों में क्या होती है बच्चा? एब्सेंट होती है। अब देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ यानी 3 प्रकार की जो मैंने आपको सेलिवरी ग्लैंड्स बताई उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली जो यहां पर है वो है कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की कुछ खास बातें जैसे लिखो, यह सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपका यही बन गया कि ह्यूमन माउथ में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? तो वो है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यह ईयर के नीचे यानी कान के नीचे, चिक रीजन, गाल क्षेत्र में, कान के नीचे यहां पर पैरोटिड ग्लैंड। आपने देखा होगा कि पैरोटिड ग्लैंड्स में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका ये स्वेलिंग कर जाता है और बड़ा पेन होता है इसमें। तो एक्चुअल में होता क्या कि यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड में एक वायरस होता है जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। ये पैरामिक्सो वायरस क्या करता है? इसमें इन्फेक्शन करता है जिसके कारण ये स्वेलिंग कर जाती है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में चाहे बैक्टीरिया इन्फेक्ट करे चाहे वायरस इन्फेक्ट करे, हमारे बॉडी का जो रीजन होता है वो हल्का सा स्वेलिंग कर जाता है और गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर काम चल रहा होता है उस वायरस को मारने के लिए। कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, यहाँ पर कुछ टेपिंग कर देते हैं डॉक्टर्स
और वो ठीक हो जाता है। तो ईयर के नीचे चिक रीजन में पाई जाती है। कहां पाई जाती? कान के नीचे, गाल क्षेत्र में। आगे देखिए, यह ग्लैंड अपना सेक्रीशन स्टेंसन डक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पैरोटिड ग्लैंड के पास कौन सी डक्ट पाई जाती है, तो इसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट पाई जाती है। कौन सी? स्टेंसन्स डक्ट पाई जाती है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, स्टेंसन डक्ट द्वारा बक्कल वेस्टिब्यूल में अपर जॉ में अरेंज इंसीजर टीथ के पीछे करती है। बक्कल वेस्टिब्यूल में अपर जॉ में अरेंज इंसीजर टीथ के पीछे। इंसीजर हमारे ये वाले होते हैं ना, इंसीजर आई, ये अपर जॉ मतलब ऊपरी जबड़े में। बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है भाई? बक्कल वेस्टिब्यूल कहने का मतलब होता है कि जो लिप्स है ना ये, और अंदर गम है, तो लिप्स और गम के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज बक्कल वेस्टिब्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो यहां पर क्या है, इसके पीछे साइड में, यहां पर समझिए इस रीजन में यहां से आएगा और स्टेंसन डक्ट यहां पर दोनों तरफ से बोथ साइड से आ जाता है और इंसीजर टीथ के पीछे, राइट, इंसीजर टीथ के पीछे, पीछे की ओर बक्कल वेस्टिब्यूल में क्या करता है? ओपन होता है अपर जॉ के। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इस ग्लैंड में, एक खास बात है, इस ग्लैंड में पैरामिक्सोवायरस के कारण, पैरामिक्सोवायरस के इन्फेक्शन के कारण, पैरामिक्सोवायरस के इन्फेक्शन के कारण यह पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग कर जाती है तथा इसमें अत्यधिक पेन होता है, जिसे मम्स दैट मींस गलसुआ कहते हैं। कॉमन नेम है, आपने सुना होगा गलसुआ किसे कहते हैं, राइट? तो क्या है? मम्स कहते हैं। अगला पॉइंट, यह ग्लैंड्स लगभग 20% सलाइवा का सेक्रेशन करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लैंड है ये लगभग 20% सलाइवा का, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो अधिकतर सलाइवा है वो यही सेक्रेट करती है। 20% ऑफ सलाइवा ये ग्लैंड सेक्रेट करती है। बड़ी है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नहीं करती है, 20% करती है। सबसे ज्यादा जो सेक्रेशन करती है वो सब मैंडिबुलर होता है या सब मैक्सिलरी। तो दूसरी ग्लैंड यहाँ पर हमारी पाई जा रही है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। खास बात क्या है, यह ग्लैंड अपना सेक्रेशन लोअर जॉ के इंसीजर टीथ के बैक साइड में करती है। तो आप अगर अपनी टंग से ये इंसीजर के पीछे अंदर की तरफ, ठीक है, यहां पर टच करें तो आपको दो उभारनुमा संरचनाएं दिख रही होंगी, राइट? ये एक्चुअल में सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड का ओपनिंग होता है, जहां से सलाइवा क्या होता है? सेक्रीट होता है। तो यह ग्लैंड अपना सेक्रीशन लोअर जॉ के यानी निचले जबड़े के इंसीजर टीथ के बैक साइड में क्या करती है? सेक्रेशन करती है। अगला पॉइंट, यह ग्लैंड अपना सेक्रेशन वाटसन डक्ट, वाटसन डक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट, सब मैंडिबुलर के पास कौन सी डक्ट होती है? वाटसन डक्ट होती है। पैरोटिड ग्लैंड के पास कौन सी डक्ट होती है? स्टेंसन डक्ट होती है। तो याद रखिएगा वाटसन डक्ट के द्वारा करती है। अगला पॉइंट, यह सेलिवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट डक्ट होती है। याद रखिएगा, तो वाटसन डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है और सबसे लंबी या सबसे बड़ी डक्ट की बात करी जाए तो सबसे बड़ी डक्ट आपकी कौन सी है? वाटसन डक्ट। तो यह सेलिवरी ग्लैंड में सबसे लंबी डक्ट होती है। यह ग्लैंड लगभग 65 से 70% सलाइवा का सेक्रेशन करती है, यानी कि सबसे अधिक माउथ के अंदर जो सलाइवा का सेक्रेशन करती है वो कौन कर रही है? सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कर रही है। बेटा इतना समझ में आ गया मेरे लाल? चलो भाई आगे थर्ड ग्लैंड की बात करते हैं, जिसको सब लिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। ये क्या कह रही है? यह ग्लैंड टंग के लोअर पार्ट में ओपन होती है, लोअर पार्ट में, निचले भाग में, इसके टंग के निचले भाग में, जिह्वा के निचले भाग में। अगर आप जिह्वा को उठाएं ऐसे और शीशे में देखें तो आपको यहां पर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे इतने इतने कारीगर होते हैं जो अपनी जीभ को पीछे से पलट के फोल्ड करके दबाते हैं और यहां से क्या होता है? पानी सा निकलता है। मैंने देखा है, आपके भी शायद आपके पड़ोस में आपके दोस्त ऐसी कारीगरी कर लेते हो, उनके अंदर ये टेक्निक हो, ठीक है, तो फोल्ड करके निकलते। यहां पर क्या है? यहां पर सब लिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती पीछे की तरफ। सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब क्या होता है? टंग, सब मतलब नीचे,
तो टंग के नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये है स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड होती है। सबसे खास बात, ये स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड होती है, यानी सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड मानी गई है, राइट। ये स्मॉल सैलिवरी ग्लैंड होती है भाई। चलो अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यह ग्लैंड अपना सेक्रीशन डक्ट ऑफ रिविंसन या डक्ट ऑफ रिविनस के द्वारा करती है। रिविनस के द्वारा, डक्ट ऑफ रिविनस, याद रखिएगा भाई। तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है इसमें कौन सी डक्ट पाई जाती है? इसमें डक्ट पाई जाती है आपकी डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है यह ग्लैंड लगभग 5% सलीवा का सेक्रेशन करती हैं। तो यहां पर देखिए, अगर कंपैरिजन बिटवीन पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड आ जाए तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सारा का सारा बता रखा है, हर एक चीज मैंने बताया है। 20% पैरोटिड ग्लैंड सेक्रेशन करता है, सब मैंडिबुलर क्या करता है कि यहाँ पर 65 to 70% सलाइवा का सेक्रेशन करता है, और सब लिंगुअल 5% क्या करता है? सलाइवा का सेक्रेशन करता है। अब बात आती है कि जो लार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सलाइवा, यानी कि इन तीनों ग्लैंड से जो सलाइवा सेक्रीट हुआ है और इसको जब हम इकट्ठा करें तो ये क्या बनता है भाई? तो हेडिंग डाल दीजिए लार का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सलाइवा। खास बात क्या है देखिए, पर डे 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सेक्रीशन होता है। पहली बात आप याद रखें कि हर दिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक हमारे माउथ में सलाइवा का सेक्रीशन होता है। सलाइवा में म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, ठीक है। लसलसा पदार्थ होता है, ये म्यूकस पाया जाता है जो फूड को लुब्रिकेट कर आपस में चिपका देता है। तो आपने देखा होगा यार, जब आप लोग भोजन खाते हो, चबाते हो, ठीक है, हम लोग माउथ में जब फूड को चबाते हैं ना, तो चबाते 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 आप निगल जाते हैं। निगलने की बजाय आप उसको उगल दीजिए और उगले अपने हाथ पर। हाथ पे जब आप उगल के देखेंगे तो आप उसको जब एनालिसिस करोगे ना, उस बोलस को, वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो बोलस कहलाता है। और वो फूड इतना ज्यादा च्युइंग करके, हम उसको चबा करके इतना ज्यादा लुब्रिकेट कर देते हैं, टंग से इतना ज्यादा हम उसको लुब्रिकेट कर देते हैं सलाइवा में कि वो बोलस बन जाता है। और जब आप उसको देखोगे तो एक लसलसा पदार्थ, एकदम लसलसा सा पदार्थ बन जाता है। और इसमें क्या होता है? सलाइवा मिला रहता है, तो आपस में चिपका देता है। और इसका बहुत बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? अभी देखिए लिखा हुआ है, चिपका देता है जिससे फूड बोलस के फॉर्म में आ जाता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। अरे भाई याद करो, अभी तक आप रोटी खा रहे थे ना, आप रोटी जो आप जब रोटी का निवाला डालते हो क्या डायरेक्ट निकल जाते हो? या चावल भी अगर आप खाते हो तो कुछ कुछ होशियार ऐसे हैं, कुछ के अंदर ऐसा टैलेंट है, वो चावल मुंह में रखते हैं, पट से पेट में गया। मुंह का काम पेट से कराते हैं, उनका डाइजेशन खराब रहता है हमेशा। तो माउथ में हम उसको अधिकतर चबाते हैं, चबाने के बाद में क्या करते हैं? निकलते हैं। और आप रोटी जो होता है उसका निवाला जो होता है उसको हम मुंह में रखते हो, डायरेक्ट तो निकल नहीं जाते, चबाते हैं ना पहले हम, तो हम चबाते हैं और सलाइवा में मिक्स करते हैं, जिससे वो बोलस के फॉर्म में होता है, चिपचिपा बन जाता है। और ये बोलस आसानी से हमारे फेरिंग से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए कहाँ चल जाता है? स्टमक के अंदर आ जाता है आसानी से। समझ में आया? चलो आगे देखिए, यहाँ पर और भी खास बात है कि सलाइवा में क्या क्या रहता है, मेंशन क्या क्या रहता है ना, तो मैंने बताया ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है सलाइवा में यूरिया व यूरिक एसिड भी पाया जाता है। ये खास बात है, सलाइवा में और क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें यूरिया आपको मिलेगा और यूरिक एसिड भी मिलता है। सलाइवा में IgA बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पर चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, जैसे डॉग की हम बात करें, तो उसके बॉडी पे कहीं अगर घाव हो जाता है तो वो आसानी से क्या करता है? उस घाव को चाट लेता है। अगर उसके सर पे चोट लग जाती है तो जाहिर सी बात है बॉडी उसका उतना मूवेबल नहीं होता कि वो अपनी जीभ निकाल के सर पे ले जाए। तो कुत्ते में या डॉग में या किसी भी एनिमल्स में यदि मान लीजिए चोट लग जाती है, घाव हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट में, हेड को छोड़ करके, तो वो अपने घाव को चाट चाट करके क्या करता है? ठीक कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके सलाइवा में एक एंटीबॉडी पाई जाती है, एक प्रतिरक्षी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं IgA। ये प्रतिरक्षी क्या करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया से या वायरल इन्फेक्शन से उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एंटीबॉडी है ना, प्रतिरक्षी है, तो ये क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता और धीरे धीरे ठीक हो जाता है।
तो सलाइवा में आईजीए प्रकार की एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पाई जाती है। आप भी याद करिए ना, हल्के से अगर आप नाखून काट रहे हैं या ब्लेड से कोई चीज काट रहे हैं और हल्के से अगर आपका फिंगर में वो ब्लेड लग जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले फिंगर मुंह के अंदर जाती है, समझ रहे हैं? ब्लेड लगते ही फिंगर में ब्लेड लगी, फिंगर मुंह में गई। क्यों? क्योंकि हम खून नहीं चूसते अपना, हमारा खून बर्बाद हो जाएगा, नहीं, या नेचुरली ही ऐसा है ये। हमारे अंदर अगर देखा जाए तो बचपन से ही आया हुआ है, ठीक है, जेनेटिक है क्या, कि फिंगर मुंह में चली जाती है या हम उसमें थूक लगा लेते हैं, अपना सलाइवा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। अभी तक पता नहीं था एंटीबॉडी, लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, लेकिन ये हकीकत है। एंटीबॉडी होती है आईजीए टाइप की, और वो क्या करता है, आप लगा लेते हैं, उस पर सलाइवा लगा लेते हैं तो खून रुक जाता है थोड़ी देर में। खून तो वैसे भी बेसिकली रुक जाएगा एयर के कांटेक्ट में आने से, लेकिन हमें इन्फेक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसमें सलाइवा लगाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, सलाइवा में पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन आदि पाए जाते हैं, ठीक है। ये आयंस भी सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं, स्टार बनाकर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सलाइवा में थियोसाइनेट आयन भी पाए जाते हैं। कौन सा आयन पाए जाते हैं? थियोसाइनेट आयन भी पाए जाते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है थियोसाइनेट आयन। तो ये भी सलाइवा में पाया जाता है, ये भी मेन रीजन है क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अगला पॉइंट, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, यह भी एंटीबैक्टीरियल होता है। तो इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है, क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल होता है। सलाइवा में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला सलिवरी एमाइलेज, देखिए यहां पर दो टाइप का एंजाइम हो गया, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, दूसरा एंजाइम हो गया सलिवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? बोल्ड स्टार्च को या बॉइल्ड स्टार्च को, बोल्ड नहीं बॉइल्ड स्टार्च को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो टाइलिन भी पाया जाता है, जो कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन माउथ कैविटी में ही कर देता है। और ये स्टार्च कौन सा होता है? ये बॉइल्ड स्टार्च होता है बच्चा। बॉइल्ड मतलब उबला हुआ स्टार्च। डायरेक्ट अगर आप प्लांट को मुंह में डालेंगे तो डाइजेशन नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसको उबाल करके मीन्स पका करके खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या, इस बॉइल्ड स्टार्च को यानी इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है इसको तोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड होता है, इसमें सेलिवरी एमाइलेज है, और इसके पीएच की बात करें तो 6.8 होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये कैसा होता है? एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब हल्का सा अम्लीय होता है हमारा सलाइवा। इससे एसिडिक है तभी तो माउथ में कोई जल्दी जम्स नहीं होते हैं, जल्दी दिक्कत नहीं होती ना सलिवरी एमाइलेज में। और ये सलिवरी एमाइलेज क्या करता है? इस बॉइल्ड स्टार्च को, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, बॉइल्ड स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज एक प्रकार का डाइसेक्राइड होता है, ठीक, यानी कि पॉलीसेक्राइड यानी जिसमें बहुत सारे यहाँ पर ग्लूकोज पार्टिकल पाए जा रहे हैं, इनको तोड़ दिया जाता है दो पार्टिकल्स में ही, तो ये क्या हो गया? डाइसेक्राइड। ये पॉली है और ये कैसा है? डाई है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा सलिवरी ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने समझ लिया, राइट। इसके बाद में हमारी एक और ग्लैंड आती है, राइट, जिसका नाम है लीवर। इस लीवर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग डिटेल में ही हर चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। 11th में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको 11th प्लस नीट प्लस बीएससी इन तीनों को लेकर के साथ में चल रहा हूँ। आपका बेस भी मजबूत कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, और आपको एक डाटा भी मिल रहा है यहाँ पर डिटेल में कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। तो जुड़े रहिए बच्चों इसी तरीके से, और भी बच्चों को बुलाइए, उनको सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, उनको बोलिए कि भाई आओ सर अपलोड कर रहे हैं सारी लेक्चर्स, पढ़ो घर बैठ करके ही। कहीं अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। कोर्स का प्राइस इतना मिनिमम हो गया कि आप इजीली उसको खरीद करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।